देखिए आज हम लोग जो ये डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं इनकी हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दो ये कंपाउंड कवर करेंगे, है ना। पहले फर्स्ट कंपाउंड है केमनोफोर, और ये फिर सेकंड है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दोनों आपके जेई मेंस के सिलेबस में भी है ना। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी है, इनकी रिएक्शन है। और इनके अलावा कुछ कंपाउंड और हैं, है ना, वो फिर स्पेशली एडवांस के लिए आप वे कह सकते हो, क्योंकि मेंस में तो केवल यही दो कंपाउंड है। अगर आपसे रिएक्शन पूछी जाएंगी तो केमनोफोर और K2SiO2 7 पे ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं सबसे पहले इसको कवर कराता हूँ। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, देखो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आप लोग पहले से भी जानते हैं सभी लोग, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। पोटेशियम मतलब K हो गया, और पर मैग्नेट आयन इसी को बोलते हैं MnO4। अगर आप इसको आयनाइज कर दें तो इसका जो एनायन होता है, ये MnO4 माइनस, ये होता है पर मैग्नेट आयन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही पर मैग्नेट आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसको हम लोग फॉर्म करते हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं पाइरोल्यूसाइट ओर से, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, पाइरोल्यूसाइट ओर, ठीक है। तो पाइरोल्यूसाइट ओर जो है, पाइरोल्यूसाइट ओर, इससे इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पाइरोल्यूसाइट ओर का जो फॉर्मूला होता है वो MnO2 होता है। पाइरोल्यूसाइट ओर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MnO2, ठीक है। तो MnO2 इसका फॉर्मूला है। और इससे अगर हमें बनाना है KMnO4, तो इसमें तीन डिफरेंट मेथड सजेस्ट किए जाते हैं। मतलब हम लोग तीन डिफरेंट मेथड के थ्रू बना सकते हैं KMnO4, ठीक है। ये आपका पहला मेथड है, हाँ, ये नंबर 1 इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ये मेथड नंबर 2 ये हो गया सेकेंड, और ये मेथड नंबर 3। तीनों मेथड से बन जाता है। देखिए, लेकिन जो सबसे मेन मेथड है वो उसका पहला मेथड है ना। तो देख, इसमें एनसीईआरटी ने भी इसी को ही फोकस किया है। तो ये जो MnO2 है, पाइरोलिसाइट और बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बेस के सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं। बेस, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी ऑक्सीजन पास करानी होती है, मतलब ऑक्सीडेशन थोड़ा सा कराना होता है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है। मतलब ये एक तरह से जैसे रोस्टिंग आप लोगों ने पढ़ी थी, मेटलर्जी चैप्टर में रोस्टिंग पढ़ी थी। तो रोस्टिंग में ओर जो होता था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडाइज करते थे, है ना। तो यहाँ भी इसको एग्जैक्ट रोस्टिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि रोस्टिंग स्पेशली सल्फाइड ओर में होती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये रोस्टिंग की तरह ही प्रोसेस है, सिमिलर टू रोस्टिंग बोल सकते हैं। कि ऑक्सीजन जब सप्लाई करते हैं, ठीक है, और मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में जो MnO4 होता है, वो आपका 4 ऑक्सीडेशन नंबर से 6 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट होने लगता है ना। और ये बनाता है आपका K2MnO4। क्या बनाता है ये, है ना। इसको जानते हैं कौन सा आयन बोलते हैं, इसका जो आयन है ये है मैग्नेट आयन, है ना। K2MnO4 का जो एनायन है, ये MnO4 2- है, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। तो ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप 4 से 6 में ले आए इसको, और अब आपको फाइनली 6 से 7 में ले जाना है, क्योंकि जो पर मैग्नेट आयन होते हैं उसमें मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है ना। मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 7 होती भी है ना। ये हम लोग शुरुआत वाले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 6 से वो 7 में यहाँ पर वो जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्लोरीन या ओजोन को लेना होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्लोरीन गैस के थ्रू भी करा सकते हैं, ओजोन के थ्रू भी करा सकते हैं, ओजोन प्लस वाटर भी ले सकते हैं। तो क्लोरीन आपको मैग्नीज को 6 से 7 में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है। अब देखो, अगर मान लो आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
KMnO4, है ना, KMnO4 का मेथड ऑफ इवोल्यूशन देना है। तो यही रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन आप गौर से देखिए 2 स्टेप में हो रही है। ये इसका पहला स्टेप है, ठीक है, जिसमें MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, K2NO4 में। और ये इसका सेकेंड स्टेप है जिसमें K2NO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, KMnO4 में। तो अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में लिखना है तो आपको स्टेप वाइज लिखना होगा। पहले आप स्टेप 1 लिखिएगा, इसमें एक छोटी सी सब हेडिंग डाल दीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ पाइरोल्यूसाइड, कन्वर्जन ऑफ पाइरोल्यूसाइड इनटू K2MnO4। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइरोल्यूसाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, K2MnO4 में, है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे बेस, ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो O2 भी दिखा दिए यहाँ पे, O2 भी रिएक्टेंट साइड लिखना होगा आपको। और ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो MnO2 है वो KOH के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, K2MnO4 में। है ना मोटू, है ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाती रहोगी फिर सोगी नहीं, है नहीं, 4 बजे नौटंकी दिखाओगी। अब हटो यार, अब वो नाला ईयरफोन में अच्छी से आवाज नहीं आ रही है। सियांश बेटा क्या बात है। हाँ देखो बेटा, तो इसमें MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 की प्रेजेंस में, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये जो K2MnO4 है, सेकेंड स्टेप में जो ये K2MnO4 है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्लोरीन वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन वाटर भी एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन वाटर भी ले सकते हैं, या फिर CO2 प्लस वाटर का भी मिक्सचर ले सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वैसे तो ये सबसे पहला वाला ही आप लोग दे दीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना है रिएक्शन, तो K2MnO4 का रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ करा दीजिएगा, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, KMnO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, बाकी वो बाई प्रोडक्ट आप लोग बना ही लोगे, जैसे एक इसमें KCl बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, एक क्या बन जाएगा, KCl बना दीजिएगा बाई प्रोडक्ट, है ना। बोलो भाई, है ना। तो ये आपका मेथड हो गया। आ रही बात समझ में आ रही। बहुत शांत हो भाई, कोई बोल ही नहीं रहे हो। यस। चलो अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना शांत कैसे हो भाई तुम लोग, क्या बात है, एग्जाम की डेट तो अभी आई नहीं, अभी से शांत रहोगे इतना। देखो स्ट्रक्चर में ये जो, अगर इनका स्ट्रक्चर कभी पूछा जाए कि परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये परमैग्नेट आयन होता है MnO4-। ठीक है, ये कौन सा आयन होता है, परमैग्नेट आयन का MnO4- होता है परमैग्नेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ है देखो। ठीक है, इसमें मैग्नीज जो है 3 ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड है, और एक ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, और इसका शेप बोला जाता है कि ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो आयन है परमैग्नेट आयन, ये नॉर्मल आयन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, ये अच्छा, तो इसमें डब्बा क्यों आपको लग रहा हो कॉम्प्लेक्स है, तो डब्बा क्यों नहीं बनाया जाता,
है ना, क्योंकि केमनोफोर आप कहीं भी लिखा देखोगे तो उसमें ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया होगा तो वहां पे एक बात बताई होगी कि जो एक सिडविक साइंटिस्ट है ना, सिडविक ईएन रूल दिया था उन्होंने, तो उनका ये भी कहना था, मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो ये ब्रैकेट है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए बनाना कंपलसरी नहीं है जिसमें लीगेंड्स ऑक्साइडो हो, है ना, ऑक्साइड हो या हैलाइड आयन भी अगर लीगेंड है तो उनमें अगर ब्रैकेट नहीं बनाते तो ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो आप ज्यादातर देखोगे कि ऑक्साइडो आयन कंटेनिंग जो लीगेंड होते हैं, या कई बार आप देखोगे कि हैलाइड आयन कंटेनिंग जो लीगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें ब्रैकेट नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि परमैग्नेट आयन जो है कि कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, और इसमें सेंट्रल एटम मैग्नीज है और लीगेंड्स आपके ऑक्साइडो लीगेंड है ना, और इसका शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल शेप होता है वो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आता है, एक sp3 एक d3s। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए कि पर मैग्नेट आयन में जो ये शेप टेट्राहेड्रल आ रहा है वो बेटा किस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आ रहा है, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ड्यू टू d3s हाइब्रिडाइजेशन, बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, अस्मित बेटा सही बताया आपने, हिमानी तुम्हारा भी सही है। तो इसमें ये आप लोग याद रखिए ये आता है D3S की वजह से, है ना, ये यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है आपको, तो ये इस पे टिक लगा लीजिए, है ना, अगर आपके पास नोट्स की फोटो कॉपी है इसमें क्रॉस कर दीजिए। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो बेटा D3S हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आता है। ठीक है, D3S हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बहुत पूछा आता है कि ये जो पर मैग्नेट आयन है, ठीक है, इसका कलर, ये कलर्ड आयन होते हैं। ठीक है, तो इस पर मैग्नेट आयन का जो कलर होता है ये पर्पल होता है। कैसा कलर होता है ये, पर्पल कलर। पर मैग्नेट आयन का कलर होता है पर्पल। और ऐसे ही ये जो मैग्नेट आयन होता है MnO4 2- मैग्नेट आयन होता है MnO4 2-, इस पे जो कलर आता है ये कलर होता है आपका ग्रीन, है ना, मैग्नेट आयन का जो सॉल्यूशन होता है ये ग्रीन कलर का होता है। और आपसे कभी पूछ दिया जाए कि ये जो परमैग्नेट आयन का पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है ये कलर किस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है या किस थ्योरी की वजह से अराइज होता है, जैसे मेन जो दो थ्योरीज होती हैं उन्हीं में अगर हम लोग बात करें, ये डी ट्रांजिशन थ्योरी की वजह से होता है, या चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, या एक पोलराइजेशन थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि कलर जो होता है वो पोलराइजेशन थ्योरी से भी एक्सप्लेन होता है ना, होता है कि नहीं होता है ना, सिल्वर के हैलाइड्स में जो कलर आता है पोलराइजेशन की वजह से आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये परमैग्नेट आयन या मैग्नेट आयन में जो कलर आ रहा है वो किस थ्योरी की वजह से एराइज हो रहा है, तो क्या कहेंगे, डी ट्रांजिशन की चार्ज ट्रांसफर, चार्ज है ना, तो ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग डिस्कस किए थे कि आप पर मैग्नेट आयन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये D0 का केस है ना, और D0 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, D0 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके साथ अगर कभी ऑक्साइडो लिगेंड्स अटैच्ड हो जाए, है ना, और उस आयन का जो कलर होगा, ऐसे केस में उस आयन का जो कलर एराइज होता है वो चार्ज ट्रांसफर थ्योरी की वजह से एराइज होता है। ठीक है, बोलिए, क्लियर हुई बात, है ना, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कि इसकी जो केमनोफोर की वो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है या कौन कौन सी हम लोग को पढ़नी है। तो इसका सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका हीटिंग इफेक्ट कई बार पूछ लिया था कि जैसे केमनोफोर है इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं
और टेम्परेचर 750 केल्विन ले रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग नॉर्मली 750 केल्विन के नियर बाई टेम्परेचर पे हीट कर दें, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होके जाता है K2MnO4 में। ठीक है, KMnO4 किस में डिकम्पोज होके जा रहा है? K2MnO4 में। अगर आप ध्यान से देखो तो Mn यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ना, Mn+7 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है ना, K2NO4 में आएगा +6, है ना, तो 7 से 6 में जा रहा है, तो भी ये रिड्यूस तो हो ही रहा है। और अगर MnO2 भी बन रहा है तो MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है 4। MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है 4। तो ये 7 से 6 में भी जा रहा है रिड्यूस होके, और बेटा 7 से 4 में भी जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीज ओवरऑल क्या हो रहा है? मैग्नीज ओवरऑल रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कोई एलिमेंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो कोई दूसरा ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए। तो इसमें ऑक्सीडाइज होते हैं ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन -2 से 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो मैग्नीज ओवरऑल रिड्यूस होता दिख रहा है आपको, और ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होके जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन -2 में है ना यहाँ पे, और ऑक्सीजन गैस में वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब इसका हीटिंग इफेक्ट है, काफी पूछा जाता है। और अगर आपसे रेड हीट पूछा जाए कि अगर इसको रेड हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो रेड हीट करने पे ये पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नीज के ही एक टिपिकल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्साइड जो होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पे ऑक्साइड बनते ही नहीं है। फॉर्मूला है K2MnO3। फॉर्मूला क्या है? K2MnO3, और प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, K2MnO3 में बता सकते हो कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +4। है ना, +4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वो जो कंपाउंड ये बना रहा है पोटेशियम का, ये जो ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये +4 में ही जा रहा है। बट ये जो कंपाउंड है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पे 750 पे जो ये था, तो ये हाई टेम्परेचर पे ही, हाई मतलब कि 1000 या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे ही ये एग्जिस्ट करता है। ये थर्मोडायनेमिकली बोलते हैं कि लो टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होने लगता है ना, ये कन्वर्ट होने लगता है K2MnO4 और MnO2। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, अगर कभी रेड हीट के लिए पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक ये भी दिया हुआ है कि हीट करते हैं अगर बेस की प्रेजेंस में, है ना, तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन मतलब अननेसेसरी आप लोग याद करोगे, ये का इसको याद करने का कोई, हीटिंग इफेक्ट में डायरेक्ट हीटिंग ही पूछी जाती है, और ये रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पे वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, है ना, तो वो हीटिंग इफेक्ट में नहीं आएगा वो, है ना। वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, वो तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अदर रिएक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस यही 2 रिएक्शन याद रखनी है। अब इसमें KMnO4 की जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है उन पे अगर हम लोग आए, तो KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ना। और KMnO4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में भी एक्ट करता है, बेसिक मीडियम में भी एक्ट करता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी एक्ट करता है। मतलब KMnO4 बोलते हैं कि तीनों मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ये सदाबहार है ना, मतलब मल्टी टैलेंटेड है ना। एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम, हर एक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शंस हैं वो आपसे जब भी पूछी आएंगे तो आपको उसमें ये भी देखना होगा कि किस मीडियम में पूछी आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो दिया हुआ है इन एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में कैसे वो रिएक्ट करता है। तो अगर कभी आपको एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम दिया जाए तो KMnO4
एल्कलाइन मीडियम मतलब कि जब KMnO4 को हम लोग बेस में ऐड कर देते हैं, बेस के सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, तो मीडियम क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, और बेस यहाँ पे कंसंट्रेट ले रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बेस जो लिया जा रहा है वो कंसंट्रेट लिया जा रहा है। तो KMnO4 बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, तो KMnO4 बेसिक मीडियम में K2MnO4 में कन्वर्ट होता है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो KMnO4 KOH के साथ रिएक्ट करके K2MnO4 में कन्वर्ट होता है ना, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, और क्या रिलीज होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन इसमें ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर केमनो जो बेस है ना, सॉल्यूशन अगर इस डाइल्यूटेड, अगर बेस यहाँ पे डाइल्यूटेड कंडीशन में ले लिया जाए, जैसे कंसंट्रेट ले रहे हैं तब तो यहाँ पे K2NO4 बनेगा, लेकिन अगर डाइल्यूटेड कंडीशन में होंगे तो K2NO4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, MnO2 में। K2O4 किस में कन्वर्ट होने लगेगा, MnO2 कंडीशन मतलब कि में कन्वर्ट होने लगता है। तो वहां पे फिर मेजर प्रोडक्ट होता है MnO2। तो ये भी देखा जाता है कि मीडियम अगर कैसा है, वीकली बेसिक है, इसको हम लोग बोलते हैं वीकली बेसिक, है ना। इसको कई बार कैसे थ्योरी में बोल दिया जाता है, वीकली बेसिक। तो अगर वीकली बेसिक मीडियम है बेटा, तो KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, फिर वो MnO2 में कन्वर्ट होगा, फिर KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में। लेकिन अगर आपका स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, आपने बेस लिया है वो भी कंसंट्रेट लिया है, तो KMnO4 K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, मतलब ये +7 से +6 में चला जाएगा। ठीक है, बोलो, क्लियर हो रही बात। है ना, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखो ये मैंने देखो लिखा भी है कि परमैंगनेट आयन जो है, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम अगर ले रहे हैं, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम मतलब जिसका पीएच 9 से ज्यादा है, अगर तो उसको स्ट्रांगली बेसिक बोल देते हैं। तो ऐसे केस में परमैंगनेट आयन जाता है मैग्नेट आयन में, परमैंगनेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम मतलब कि आप उसको डायरेक्ट वाटर में डिजोल्व कर दे रहे हैं, या आपने पीएच 7 ही मेंटेन कर रखा है, या फिर 7 से ज्यादा है और 9 से कम है, मतलब 7 to 9 इस रेंज में पीएच लाई कर रहा है, तो इसको वीकली बेसिक मीडियम बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्लाइटली बेसिक या वी। और वीकली बेसिक मीडियम में वो 4 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, वीकली बेसिक मीडियम में वो 4 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है ना। वैसे भी ये तुम लोगों ने शुरुआत में मैंने बताया भी था कि मैग्नीज की 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मैग्नीज 2 में भी स्टेबल होता है और 4 में भी स्टेबल होता है, लेकिन बेसिक बेसिक मीडियम में उसकी स्टेबल कौन सी होती है, 4 वाली ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो उसको आप लोग अगर ऐसे याद कर लो इस बात को, तो थोड़ा सा आप सभी के लिए समझने में आसानी होगी कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कब किस मीडियम में कौन सी स्टेबल होती है ना। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने, देखिए, अगर आपने पीएच 7 से 9 के बीच में लिया हुआ है, तो मैग्नीज +4 में जाना चाहेगा, मतलब मैग्नीज की मोस्ट स्टेबल क्या होगी, +4। इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, न्यूट्रल क्योंकि पीएच 7 में भी होगा तो भी +4 में ही रहना चाहेगा, और अगर वीकली बेसिक है तो भी वो +4 में रहना चाहेगा, है ना। और +4 में वो यही आयन बनाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो +4 में मैग्नीज का जो कंपाउंड बनता है वो MnO2 ही बनता है ना, मतलब वो वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 में रहना चाहेगा। लेकिन आपने अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम लिया है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम लिया है, तो मतलब पीएच अगर से 9 से भी ज्यादा है, तो वो Mn6 ऑक्सीडेशन नंबर में रहना चाहेगा। Mn की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होगी 6, है ना। और इसमें वो कौन सा आयन बनाएगा, इसमें वो मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
MnO4 2 माइनस में, MnO4 2 माइनस में। लेकिन अगर बेटा एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक में ऐसा नहीं है कि वीकली एसिडिक या स्ट्रांगली एसिडिक, एसिडिक में एसिडिक होना चाहिए, वो चाहे वीकली एसिडिक हो चाहे स्ट्रांगली एसिडिक हो, है ना, मतलब पीएच 7 से कम होना चाहिए। तो उस केस में मैग्नीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2+, मतलब मैग्नीज किस में रहना चाहेगा, 2 में, है ना। तो उसमें आप कभी भूलोगे नहीं या कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे आपसे न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक मीडियम में पूछे तो पर मैग्नेट आन जाएगा MnO2 में। अच्छा, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि वीकली बेसिक मीडियम में बताइए इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा KMnO4 का। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, है ना। और n फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे मैग्नीज 7 से 4 में जा रहा है तो कितने का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या रख देंगे हम लोग, 3 रख देंगे, है ना। तो ये 158 इसका मोलर मास होता है KMnO4 का। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा, है ना। और एसिडिक मीडियम में अगर बेटा मीडियम एसिडिक है तो पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, +2 में, है ना। एसिडिक मीडियम में उसकी मैग्नीज की सबसे स्टेबल मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होती है ना। लेकिन एसिडिक मीडियम में अगर कोई पूछे बताओ इक्विवेलेंट मास कितना है, तो वो हो जाएगा इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। और n फैक्टर यहाँ पे देखो 7 से 2 में जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है, ये 5। 5 का चेंज आ रहा है। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 5। बोलो, इतनी बात समझ में आई, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ मुझे। तो समझ गए। ठीक है, अब देखो ये एक फ्लो चार्ट इसमें है, इसमें इसकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो एक ही फ्लो चार्ट में आपको दी हुई है। ठीक है, देखो इधर ये दी हुई है एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन है, मतलब इधर राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी एल्कलाइन मीडियम वाली रिएक्शन है। तो एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शंस देखिए ज्यादा है ना, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन अगर देखिए तो एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम रिएक्शंस आपको मिलेंगी। लेकिन एल्कलाइन मीडियम में वो ओवरऑल देखें तो 3 ही रिएक्शन है, अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 ही रिएक्शन वो दे रहा है। ठीक है, तो पहले एसिडिक मीडियम वाली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एसिडिक मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है, देखो मैं इधर नीचे आपको लिख के बताता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा कि एसिडिक मीडियम में अगर जैसे बोला जाए कि KMnO4 सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जिससे भी रिएक्ट करेगा उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। अब वो कह रहा है कि SO2 से रिएक्ट कर रहा है, SO2, है ना। अब ये वाला पॉइंट आप समझिएगा क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 रिएक्शन मिल जाएंगी इसी में से केवल, है ना। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है KMnO4 K2 Cr2O7। तो SO2 का रिएक्शन अगर KMnO4 से कराएंगे तो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 4 है। और सल्फर की स्टेबल कितनी होती है, सल्फर की स्टेबल या तो 6 होती है या 0 भी स्टेबल होती है सल्फर की, है ना। अब आप ये देख लो कि यार इसके ज्यादा नजदीक कौन सी है, 4 के ज्यादा नजदीक 6 वाली है कि 0 वाली है ना। तो 6 ज्यादा नजदीक है। और देखो KMnO4 ये मैंने नजदीक इसलिए बताया कि ये थोड़ा सा मतलब कि बेल मेथड है। आप ऐसा समझो कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज ही करेगा, है ना। डिक्रीज करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं करता। अपनी जितनी भी रिएक्शंस हैं आप देखेंगे KMnO4 अपनी सभी रिएक्शनों में केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज ही करेगा 100%, और ये इसको सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगी, है ना। और 6 में सल्फर ठीक ठाक स्टेबल होता है ना। अब आते हैं KI, अगर KI के साथ करा रहे हैं तो KI में तो पोटेशियम का कुछ होना नहीं है, ये सब एल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये तो भैया +1 में ही रहेंगे,
ये +1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन नंबर वैसे भी अपने कंपाउंड में नहीं शो करेंगे। तो जो भी होना है आयोडाइड आयन का होता, आयोडाइड -1 बैठा है। और हेलोजन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी होती है? 0। 0 होती है ना। तो इसका मतलब Ki के साथ अगर कराएंगे KMnO4 की रिएक्शन तो 100% जो प्रोडक्ट बनेगा है ना वो I2 बनेगा, मतलब Ki I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज आपसे पूछा जाएगा बताओ KMnO4 का रिएक्शन H2S से करा रहे हैं, H2S है ना, H2S में सल्फर बैठा -2 है। तो अब KMnO4 तो वैसे इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि वो 0 में लाके पटक दे उसको, या फिर उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ले जाए सल्फेट आयन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बताओ क्या बनना चाहिए, सल्फर बनना चाहिए सल्फेट? तो इसमें सल्फर बनता है। ठीक है, सल्फर -2 से 0 में जा चला आता है, 0 में भी सल्फर आपका अच्छा खासा स्टेबल है ना, तो वो 6 में ना जाके वो 0 में जाएगा। अगर वो 4 में होता तो 6 में चला जाता, लेकिन -2 में इसलिए 0 में आएगा। अब अगर फेरस आयन का कोई सॉल्ट ले लिया है ना, फेरस आयन Fe2+ आयन कंटेनिंग सॉल्ट, जैसे फेरस सल्फेट ले लिया, तो फेरस तो फेरिक में ही जाएगा है ना, इसमें तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फेरस फेरिक में जाएगा, Fe2 Fe3 में जाएगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बताइए, गेस करिए किस में जाना चाहिए? 2+O2। O2 में, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड O2 में जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ -1 में बैठा है और ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल 0 होती है। अब जैसे नाइट्राइट आयन है, तो नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन +3 में है, तो हाँ +5 में चला जाएगा, नाइट्रेट बना देगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आप नाइट्रेट बना दीजिए। और ऑक्सलेट किस में जाएगा? बिल्कुल सही, ऑक्सलेट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। ऑक्सलेट में कार्बन की निकालोगे बेटा 3 आएगी, और CO2 में कार्बन की 4 है, मतलब कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये वही रिएक्शन है जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन एक बार आपको देख लो, वही सारी रिएक्शन है। जैसे SO2 से करा रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट में, है ना। Ki किस में गया? I2 में। H2S किस में गया था? सल्फर में चला गया था। फेरस आयन फेरिक आयन में। H2O2 O2 में। नाइट्राइट नाइट्रेट में। और ऑक्सलेट कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। और इन सभी रिएक्शन में जो KMnO4 है वो कन्वर्ट होगा किसमें? Mn2+ में। Mn2+ में क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में, है ना। हाँ, अच्छा है, ये बेटा हम लोग को याद करना है हिमानी बेटा, ये याद ही करना है, क्योंकि इन्हीं में से आपको रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाती है ना। तो कौन किस में जा रहा है उसमें याद करो तो, लेकिन थोड़ा लॉजिक भी समझ लो, जिससे आपको वो याद बना रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो अब जैसे आपको मान लो, वैसे बोर्ड का एग्जाम इस बार सब्जेक्टिव होगा है ना, तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो भी बैलेंस लिखनी पड़ेगी। अगर बैलेंस नहीं है तो उसमें के भी नंबर कट जाते हैं। अगर मान लो एक रिएक्शन, 1 नंबर की रिएक्शन हो, बैलेंस नहीं लिखी, तो उसमें आधा नंबर कट जाता है, या कुछ टीचर तो 0 ही कर देते हैं। इस तरह से भी चेकिंग कई बार हो जाती है। तो आपको बैलेंस लिखनी आनी चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे KMnO4 की रिएक्शन बेटा कभी भी एसिडिक मीडियम में कराई जा रही है, तो आप KMnO4 की एक प्रिंसिपल रिएक्शन होती है। पहले आप क्या करेंगे, KMnO4 की प्रिंसिपल रिएक्शन लिख देंगे एसिडिक मीडियम वाली। ठीक है, तो KMnO4 की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए। क्या बनेगा देखो प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड ये बन जाएगा, एक तो K2SO4 बन जाएगा। ठीक है, देखो आप ऐसे पकड़ो, इसका कटायन और इसका एनायन। ठीक है, कि इसका कटायन इसका एनायन मिलके क्या बना दिया, देखो K2SO4। अच्छा, और भी क्या क्या बन सकता है, तो देखो इसमें देखो 2 मेटल आयन है, एक पोटेशियम एक मैग्नीज आयन है, तो ये भी तो अपना बनाएगा सॉल्ट। और मीडियम अगर एसिडिक है तो KMnO4 यहाँ तो 7 में बैठा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा? +2।
+2 में है ना, तो ये रिड्यूस होकर +2 में जाएगा और यहाँ से वो सल्फेट आयन चिपका लेगा, तो ये बना देगा मैग्नस सल्फेट, है ना, मतलब दूसरा प्रोडक्ट आप बना दो MnSO4 बाई, है ना। और क्या बनेगा, और वाटर बन जाएगा, और क्या बनेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना आना चाहिए, क्योंकि आपको बैलेंस रिएक्शन तभी हम लोग लिख पाएंगे। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि KMnO4 जो है, KMnO4 ये आपका यहाँ पे देखो 2 पोटेशियम है ना, और सारे पोटेशियम यहीं से आ रहे हैं, और कहीं तो पोटेशियम दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। KMnO4 बेटा पोटेशियम 2 है, तो सारे पोटेशियम यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम आपने 2 कर दिए, ठीक है, तो बेटा मैग्नीज भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 2। अब देखो यहाँ 2 लिखते ही देखो सल्फेट आयन टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट साइड, तो 2 सल्फेट आयन तो यहाँ छुप के बैठ गए है ना, और 1 सल्फेट आयन यहाँ पे है, टोटल हो गए 3 सल्फेट आयन, और सारे सल्फेट आयन कहाँ से आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, है ना। हाँ रिडॉक्स वाले रूल से भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, ठीक है। और अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, और सारे हाइड्रोजन वाटर में जा रहे हैं, तो यहाँ भी कितने होंगे, 6 ही होंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। अब अगर ऑक्सीजन आप देखोगे तो देखो इसमें जो चेंज आता है, देखो यहाँ 7 से 2 का चेंज आता है, तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का आ रहा है ना। और ये आप लोगों को शायद 11th के रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया भी था कि जितनी भी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा होता है, या अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है उतने ही ऑक्सीजन आते हैं, है ना। वैसे तो आप काउंट कर लीजिए, आप देखिए कि टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 5 कम पड़ रहे होंगे प्रोडक्ट साइड, है ना। आप जरा काउंट करिए जरा, 4 का डबल 8 हो गया, और 4 इंटू 3 12, रिएक्टेंट साइड 20 है, तो प्रोडक्ट साइड भी 20 ऑक्सीजन होने चाहिए। मैं ऑक्सीजन एटम काउंट कर रहा हूँ। अब इधर देखो 4 ये हो गए, और 4 का डबल 8, और +3 15 है ना, तो प्रोडक्ट साइड कितने कम पड़ रहे हैं, 5 ऑक्सीजन, तो वो पांचों ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख दूंगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। बोलो भाई। है ना, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब देखो रिएक्शन लिखेंगे कैसे, जैसे आपसे बोला गया कि KMnO4 का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करानी है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 की जो प्रिंसिपल रिएक्शन वो लिख देंगे। तो KMnO4 प्लस H2SO4 पहले क्या बन जाएगा, देखो K2SO4 बन जाएगा, प्लस MnSO4 बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और बन जाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए हो कि इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, और 1 और 3 ऐड कर, 2 और 3 ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 तो लगातार लिख दो, और 2 और 3 ऐड करके क्या लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दो, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, भाई सारा चमत्कार तो इन्हीं का है, भाई सारा खेल इन्हीं का है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, यही H2O2 को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो अगले स्टेप में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहे हैं पहली रिएक्शन में जो क्रिएट हो रहे हैं, ये इस H2O2 को ऑक्सीडाइज करेंगे, किसमें करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस किया था, H2O2 किसमें जाता है ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, है ना। बस ये चीज हमें याद होनी चाहिए, ये लिस्ट का सहारा हम लोग यहीं पे लेंगे कि H2O2 जा किस में रहा है, H2O2 में जा रहा है ना। तो बस ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो H2O2 है फाइनली वो प्रोडक्ट साइड किस में जाएगा,
O2 में, और प्लस वाटर और बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देख रहे हैं इसको कैंसिल आउट करना होता है, मतलब ये आपको फाइनल रिएक्शन में नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में ये दोनों हाफ रिएक्शन एक तरह से देखा जाए, तो इन दोनों हाफ रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन आपका इंटरमीडिएट है, तो उसको कैंसिल करना होगा। तो ऊपर वाली में 5 है नेसेंट ऑक्सीजन, तो सेकंड रिएक्शन में भी 5 ही होने चाहिए, है ना, बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। तो आप क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन एंड 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी ट्वाइस KMnO4 प्लस 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 5 मोल ऑफ H2O2, है ना। दिस गिव्स प्रोडक्ट साइड देख लो, तो K2 4 ट्वाइस MnO4, ऑक्सीजन 5 मोल। देखो वाटर यहाँ से 3 मोल आ जाएंगे और यहाँ से 5 मोल, तो टोटल हो जाएंगे 8, है ना, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो बस यही लिख दीजिए, K2 4 प्लस MnSO4 प्लस 5 मोल ऑक्सीजन प्लस 8 मोल वाटर। ये आपकी पूरी बैलेंस रिएक्शन आ गई। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, है ना। तो आपको सब्जेक्टिव में ये रिएक्शन पूरी लिख के दिखानी होगी। तो ये इसका मेथड है कैसे उसको लिखना है, क्योंकि ये जो लास्ट में रिएक्शन आ रही है इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है, इसको याद कर पाना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है ना। तो इसमें आपको ऐसे ही ब्रेक करके ही बनानी पड़ेगी। आपको पहले प्रिंसिपल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी KMnO4 की, और जिसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो वो नेसेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके बना देगा प्रोडक्ट। और ये बस ध्यान रखिएगा कि नेसेंट ऑक्सीजन नहीं दिखने चाहिए फाइनल रिएक्शन में, उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये आपको अगर लिखनी KMnO4 का रिएक्शन KI के साथ करानी है ना, तो एक बार जरा लिखो आप लोग कॉपी में, खुद भी एक बार लिख के बताओ क्या आ रही है। ऐसे ही करो जैसे ऊपर वाली करेगी, बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करिए एक बार। KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की पहले लिख दीजिए, सभी लोग एक बार खुद से भी लिख लीजिए, और KI का रिएक्शन, KI में नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। है ना, लिख लिए बेटा, हो गया।
देखो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो इसमें केमनोफोर सल्फ्यूरिक एसिड से पहले रिएक्ट करके बनाएगा आपका K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर बन जाएगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बाकी आप बैलेंस तो कर ही लोगे, है ना, 2 3। अब इसमें Ki के साथ Ki क्या करेगा, Ki ये नेसेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और ये नेसेंट ऑक्सीजन Ki में जो आयोडाइड आयन है उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, I- को I2 में। तो यहाँ पे आपको बनाना होगा I2। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया और मैंने बना दिया I2। अब देखो, हो सकता है कि आपको सेकंड रिएक्शन लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, कि जैसे यहाँ पे तो आपने I2 बना दिया, फिर आप जब बैलेंस कर रहे होगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर प्रोडक्ट क्या, और मतलब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन में जब बाई प्रोडक्ट नहीं समझ में आए, तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो आप क्या करिए कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी ऐड कर दीजिए, Ki में, है ना, Ki में भी क्या ऐड कर दिए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए आपकी रिएक्शन आसानी से बन जाएगी। देखो I जो थे वो तो चले गए किसमें, I2 में, और जो पोटेशियम आयन है वो सल्फेट आयन से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और इसमें एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा आपका वाटर, है ना, बन रहा है बाई प्रोडक्ट। तो यस ये सर। बन गया आपका वाटर। तो इस तरह से बन जाएगी, बाकी आप ऐड कर दीजिए और नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट हाफ रिएक्शन में 5 के नेसेंट ऑक्सीजन है, तो 5 ही ऐड करके, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस मोल ऑफ KMnO4 प्लस 10 मोल ऑफ Ki। और सल्फ्यूरिक एसिड देखिए यहाँ पे 5 है, 3 है, और यहाँ से 5 आ रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। है ना, प्रोडक्ट साइड क्या क्या बन रहा है, तो एक तो K2SO4 बन गया। अच्छा, K2SO4 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो टोटल लिखना है हम लोग को, है ना। तो 5 यहाँ से बन रहा है और एक मोल ऊपर से बन रहा है, टोटल कितने हो गए, 6 मोल। ठीक है, और मैग्नस सल्फेट तो बस ऊपर वाली रिएक्शन में बन रहा है, 5 मोल आयोडीन और 8 मोल वाटर। ठीक है, तो ये बन गई आपकी रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। यस सर। है ना, चलो अच्छा, फिर अब इसमें इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, सारी रिएक्शन आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, उसमें हाँ बेसिक मीडियम वाली भी देख लीजिए। जैसे एसिडिक मीडियम में तो खैर हम लोग ये सारी रिएक्शन लिख सकते हैं ऐसे ही। बेसिक मीडियम में केवल 3 ही रिएक्शन होती है, एक जैसे Ki की है, एक H2S की है, एक थायोसल्फेट की है। तो बेसिक मीडियम में Ki जो है वो पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो Ki वाली रिएक्शन दोनों में है, ये थोड़ा कई बार कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, है ना, कि Ki एसिडिक मीडियम में भी होती है Ki की रिएक्शन, और बेसिक मीडियम में भी है। तो एसिडिक मीडियम में तो ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में Ki किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। और H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है बेसिक मीडियम में। और थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, थायोसल्फेट सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन जो है, ये 3 रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, और बेसिक मीडियम में KMnO4 किस में जाएगा, तो KMnO4 इटसेल्फ MnO2 में जाएगा, है ना। ये बेसिक का मतलब यहाँ पे वीकली बेसिक वाली है ना, क्योंकि वीकली बेसिक में वो MnO2 में जाता है, और वही वाली आपसे पूछी भी जाएंगी, वीकली बेसिक वाली ही है भी सिलेबस में हम लोग। ठीक है, बोलो समझ में आ गई बात। KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में,
बेसिक मीडियम में किस में आ रहा है? MnO2 में। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब इसमें यूजेस में आ जाते हैं, तो यूजेस में कह रहा है कि केमनोफोर इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, है ना। केमनोफोर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारी लैब में भी होता है, केमिस्ट्री लैब में भी होता है, और इंडस्ट्री में भी इसका कई जगह एप्लीकेशन देखने को मिलता है। दूसरा, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेयर्स रिएजेंट, वो आपका कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा क्या मतलब, ये बेयर सीजन में काफी डाइल्यूटेड होता है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है ना। और ये एल्कीन और एल्काइन को कन्वर्ट किस में कर देता है? जैसे आपने कोई एल्कीन लिया और बेयर सीजन के साथ करा दिया, एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करा दिया? बेयर सीजन के साथ। तो बेयस रीजन क्या करता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसको कर देता है ऑक्सीडाइज, और इसको विक डाइऑल में कन्वर्ट कर देता है ना, विस्नल डाइऑल बना देता है। तो और इससे क्या होता है, इसको हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब केमनोफोर किसी भी एल्कीन या एल्काइन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर देता है ना, तो उसका जो खुद का कलर है, केमनोफोर का खुद का कलर वैसे पर्पल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत डाइल्यूटेड होता है बेटा वो, तो ये पिंक कलर होता है इसका। ठीक है, बेयस रीजन का कलर पिंक होता है, क्योंकि काफी डाइल्यूटेड होता है, 1% ही होता है, परसेंट में ज्यादा नहीं होता वो, 1% सॉल्यूशन होता है केमनोफोर का, 99% उसमें वाटर और केवच मिला के होता है। तो बेटा जब ये कन्वर्ट होता है, मतलब ये इसको करता है ऑक्सीडाइज, तो खुद ये रिड्यूस हो जाता है, और इस वजह से इसका पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, क्लियर हो गई बात। केमनोफोर से हम लोग जैसे सैक्रिन हो गया, बेंजोइक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, इस तरह के कंपाउंड भी हम लोग बनाते हैं। केमनोफोर इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्टिंग हैलाइड सल्फेट ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस में एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, हैलाइड को डिटेक्ट करने में, सल्फाइड और ऑक्सलेट को डिटेक्ट करने में, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है 2015 में, इसमें देखो क्या पूछा है, कलर ऑफ केमनोफोर इज ड्यू टू, केमनोफोर का कलर किस वजह से एराइज होता है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किया था, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ भी उसने दो ऑप्शन बना दिए हैं चार्ज ट्रांसफर थ्योरी में, है ना। इन दोनों में कौन सा है भाई? सेकेंड और फोर्थ तो नहीं होगा, है ना, है तो चार्ज ट्रांसफर, लेकिन चार्ज ट्रांसफर में भी उसने दो ऑप्शन क्रिएट किए हुए हैं, तो बताइए कौन सा होना चाहिए? मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए कि लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए? लीगेंड टू मेटल, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये जो चार्ज ट्रांसफर होता है, ये ऑक्साइडो लीगेंड मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो ये चार्ज ट्रांसफर होता है लीगेंड टू मेटल, है ना। इसमें जो ऑक्साइडो लीगेंड है, ऑक्साइडो लीगेंड, वो अपना चार्ज ट्रांसफर करते हैं मैग्नस Mn एटम को, है ना, तो इस वजह से उसका कलर आता है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। एक आपको ये भी बता देता हूँ, पर्शियन ब्लू एक कंपाउंड होता है, काफी फेमस है ना। ये पर्शियन ब्लू जो होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन इसमें जो चार्ज एराइज होता है वो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। इसमें फेरिक आयन फेरस आयन को अपना चार्ज क्या करता है, ट्रांसफर करता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप का चार्ज ट्रांसफर होता है, क्योंकि ज्यादातर केसों में देखेंगे कि चार्ज ट्रांसफर जो होता है वो लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, है ना, जहां भी चार्ज ट्रांसफर होता है। लेकिन ये एग्जांपल में मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है ना। जो डब्बे के बाहर है फेरिक आयन जो है,
वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फिर रासायन को। ठीक है, बोलो भाई, सर। है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, जेई मेंस 2019 का है। क्या कह रहा है देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीज कंपाउंड एक्स एट 513 केल्विन रिजल्ट इनटू कंपाउंड वाई MnO2 एंड ए गैसियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वो थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, KMnO4 को थर्मली डिकम्पोज कर रहा है, और इसमें एक कंपाउंड उसने एक्स बनाया है, एक्स का नाम नहीं बता रहा है, बाकी MnO2 बना रहा है और कोई गैसीय प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो गैसियस प्रोडक्ट भी नहीं बताया उसने क्या है। फिर कह रहा है कि MnO2 रिएक्ट्स विद NaCl। MnO2 का रिएक्शन उसने किसके साथ करा दी, NaCl प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें एक पंजेंट गैस बन रही है जेड। ठीक है, तो उसने पूछा है कि वो पंजेंट गैस कौन सी है, और वो बाकी भी प्रोडक्ट पूछ रहा है, XYZ सारे ही बताने हैं हम लोगों को, है ना। ये एक्स है, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिनल कंपाउंड भी नहीं बताया उसने, ओरिजिनल उसने बस इतना ही तो बोला है ना कि मैग्नीज का कोई कंपाउंड है, नाम कहाँ बताया उसने, है ना। मैग्नीज का कंपाउंड ही तो बोला है। ये क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पूछ रहा है ना। उसने बोला कि मैग्नीज का कोई कंपाउंड है एक्स, उसको हीट कर रहे हैं, वाई बन रहा है, प्लस कोई गैस बन रहा है, और जो MnO2 है उसका रिएक्शन NaCl प्लस वाटर। तो ये आपकी पी ब्लॉक में बहुत फेमस इक्वेशन थी। पी ब्लॉक में आप लोगों ने पढ़ी है हेलोजन फैमिली में। MnO2 सर ए है क्या फर्स्ट है आंसर? नहीं, ए क्यों होगा भाई, ए क्यों होगा। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये K3MnO4 होगा तो पहली बात तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं, उसने लिखा ही गलत है, ये लिखता K2MnO3 तो एक बार सोचते भी, है ना। K3MnO4 कोई कंपाउंड नहीं होता, तो ए तो ऐसे ही हटा दो। इसमें आंसर आपका सिंपल है, देखो आप लोग अगर थोड़ा भी समझ पा रहे होगे चीजें, तो MnO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिडिक मीडियम में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है, तो बेटा वो खुद क्या होगा, 4 से 2 में जाएगा, मतलब रिड्यूस यस होगा, सर। है ना। तो किसी न किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज होने वाला यहाँ क्लोरीन ही दिख रहा है बेटा, तो क्लोराइड एंड Cl2 में जाएगा। ये क्लोरीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड था, हेलोजन फैमिली में हम लोगों ने पढ़ा था। तो MnO2 प्लस NaCl सल्फ्यूरिक एसिड से जेड आपका क्लोरीन बनेगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्स कंपाउंड की हीट कर रहे हैं, वाई बन रहा है प्लस MnO2 प्लस गैसियस प्रोडक्ट। तो ये साफ साफ KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट ही उसने दे दिया है। KMnO4 की हीट करते हैं तो K2MnO4 बनता है, MnO2 प्लस O2, है ना। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा KMnO4 हो जाएगा। दूसरा वाई हमारा K2NO4 हो जाएगा, तो वाई यहाँ दिख रहा है, और जेड हमारा क्लोरीन हो जाएगा, मतलब तीसरा आंसर सही दिख रहा है ना। तीसरा आंसर एग्जैक्ट करेक्ट दिख रहा है हम लोगों को। ओके ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये वाला है, ये भी देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है ए कोई कंपाउंड है, उसको KOH प्लस O2 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, उसमें बी बन रहा है, कंपाउंड बी का कलर ग्रीन उसने बोला है ना, देखो छोटा सा ग्रीन दिया हुआ है उसने। और फिर वो बी कंपाउंड का रिएक्शन HCl से करा रहा है, तो सी बन रहा है, सी पर्पल है, और सी का रिएक्शन KI के साथ करा रहा है, तो ए वापस बन गया और डी भी बन गया। तो आपसे वो AD ये सारी चीजें पूछ रहा है।
तो ये उसने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही दे दिया है एक तरह से, आप ध्यान से समझो इस बात को कि वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पे बेस क्वेश्चन बना दिया है। ए जो आपका है वो MnO2 है ना, और MnO2 के बेस और O2 से रिएक्ट करके किस में जाता है, K2MnO4 में, है ना। अब जो K2MnO4 है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना, HCl के साथ, और यहाँ पर वो बना रहा है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, तो ये पर्पल तो समझ में आ गया कि KMnO4 ही होगा, पर्पल कलर का कम, है ना, तो KMnO4 होगा। ठीक है, और C का हमारा क्या है, KMnO4, और KMnO4 का रिएक्शन उसने फिर उसकी एक रिएक्शन पूछ ली KI के साथ, है ना। एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ तो KMnO4 पहले बनाया है, फिर उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी पूछ दी। KMnO4 का रिएक्शन वो करा रहा है KI के साथ, वाटर से। हाँ सर, न्यूट्रल मीडियम में तो MnO2 में जाएगा। हाँ, तो वाटर न्यूट्रल मीडियम में हो रही रिएक्शन, तो MnO2 फिर से बन जाएगा हमारा न्यूट्रल मीडियम, या वीकली बेसिक में MnO2 ही बनता है, और I-I2 में चला जाएगा भाई। ये तो ऑक्सीडाइज, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ऑक्सीडाइज तो करेगा ही, है ना। तो A और D पूछा है उसने, तो A हमारा MnO2 हो जाएगा, D I2 हो जाएगा। बेसिक मीडियम में तो IO3 माइनस हो जाएगा। इसमें अच्छा वाटर लिया है तो एल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम टाइप का है, लेकिन एक समस्या जान रहे हो क्या हो रही है, इसमें प्रोडक्ट साइड उसने क्या बना रहा है, KOH। और जैसे ही अगर I2 बनना शुरू भी होगा ना, अगर I2 बनना शुरू भी होगा तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये रिएक्शन भी आप लोग हेलोजन फैमिली में पढ़े हो, हेलोजन बेस रिएक्ट करके बनाता है KI बना देगा, प्लस KiO3 बना देगा, है ना। Yes, तो sir. वो स्टेबल प्रोडक्ट इसमें फिर KiO3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि I2 तो एसिडिक मीडियम में ही रिटेन रह पाता है। I2 एसिडिक मीडियम होगा तभी रिटेन रह पाएगा, अगर थोड़ा भी बेस बनना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट साइड तो I2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, I2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर I माइनस होकर I3 में चला जाएगा। ठीक है, तो A और D में फिर यही हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा, और A आपका MnO2 हो जाएगा, और D आपका KiO3। तो ये वाला ही सही बन रहा है ना, सेकंड वाला, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। तो ये आपका KMnO4 की रिएक्शंस हो गई है ना, कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हम लोगों ने। अब इसमें आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, दूसरा कंपाउंड है इसमें K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में पहले तो हमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही मेथड है, देखो KMnO4 बनाने के तो भी 3 मेथड थे, लेकिन K2Cr2O7 को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड होता है। ये हम लोग बनाते हैं किससे, क्रोमाइट ओर से। ये हम लोग किससे बनाते हैं, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है, तो क्रोमाइट ओर इसको बोलते हैं FeCr2O4 को। इसका कंपोजिशन होता है FeO.SCr2O3, है ना, ये इसका कंपोजिशन होता है। तो ये क्रोमाइट ओर से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं, तो क्रोमाइट ओर में हम लोग ऐड कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कराते हैं। ठीक है, देखो उसने लिख भी दिया रोस्टिंग इन एयर, मतलब एक तरह से ये रोस्टिंग की तरह ही रिएक्शन है, एग्जैक्ट रोस्टिंग तो कहना सही नहीं है, क्योंकि रोस्टिंग हम लोग स्पेशली कराते हैं सल्फाइड ओर की, लेकिन मोटा मोटी ये भी रोस्टिंग है। जैसे MnO2 में ऊपर वाले KMnO4 में अगर आप देखो तो वहां भी रोस्टिंग ही कराई थी, है ना, वहां भी O2 आपने पास कराई थी। तो O2 आप क्या करेगा, तो अब तो समझ में आ रहा होगा, O2 करेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ये देखो आयरन को कर देगा बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज, आयरन +2 में बैठा हुआ है। ठीक है,
तो ये +2 से किस में चला जाएगा, +3 में। ठीक है, और ये क्रोमिक ऑक्साइड में जो क्रोमियम आप देख रहे हैं ये +3 में बैठा हुआ है, तो ये क्रोमियम को भी करेगा ऑक्सीडाइज और क्रोमियम +6 में जाएगा यहाँ पे। तो ये बन रहा है यहाँ पे क्या, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का कलर येलो होता है, सोडियम क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो। क्रोमेट आयन येलो होते हैं। ठीक है, अब हमें सोडियम क्रोमेट से बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ तक पहुंचना है। तो पहले हम लोग इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट लेते हैं भैया। ये कैसा लेना है आपको, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसमें क्रोमेट आयन कन्वर्ट होने लगते हैं डाइक्रोमेट आयन। ये एक तरह का कन्वर्जन होता है। ये अभी आपको मैं बताऊंगा। ये एक क्रोमेट आयन की एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, कि क्रोमेट आयन को जैसे एसिडिक मीडियम में रखा जाता है, जैसे पीएच इसका 7 से कम होता है, तो वो कन्वर्ट होने लगता है डाइक्रोमेट आयन में। ठीक है, और डाइक्रोमेट आयन में अगर बेस ऐड करो, मतलब उल्टा अगर आप इसमें बेस ऐड करना शुरू कर दो, तो डाइक्रोमेट आयन वापस दोबारा क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होने लगते हैं। मतलब ये आयन बोलते हैं कि पानी में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब क्रोमेट आयन अगर बन रहा है तो कुछ ऐसा नहीं कि वो 100% क्रोमेट आयन में रहेगा, वो डाइक्रोमेट आयन में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा होगा। तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो इक्विलिब्रियम मैक्सिमम 90% से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर मेजर आपके हो जाएंगे डाइक्रोमेट। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो उल्टा डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट होने लगेंगे क्रोमेट आयन में, तो फिर मेजर आयन हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमेट आयन हो जाएगा। बोलो भाई, है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि ये जो क्रोमेट आयन है ये एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, डाइक्रोमेट आयन में। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया तो मीडियम एसिडिक हो गया। और फिर हमें बस सोडियम को हटा के पोटेशियम को लाना है, बस इतना काम करना है। तो बस उसमें तो आप क्या करो, KCl ऐड कर दो। KCl में पोटेशियम, देखो ये तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ही चुके हो। पोटेशियम आयन वैसे भी ज्यादा क्या है, मतलब रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एवर प्लेस्ड है। तो ये आसानी से किसको रिप्लेस कर देंगे, सोडियम आयन को डिस्प्लेस करके क्या बना देंगे, K2 से R2 से। ठीक है, तो ये आपका मेथड होता है बनाने का। आई बात समझ में। इसका एक ही मेथड ही है, टोटल एक एक ही मेथड है, होता है इसका। अब इसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो ये जो K2Cr2 7 है, ये ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मतलब सॉलिड स्टेट में भी इसका कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके, है ना। ये वाटर में ठीक ठाक सॉल्युबल हो जाता है, मॉडरेटली सॉल्युबल है, मतलब कि कोल्ड वाटर में तो बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल भी ना हो, मॉडरेटली सॉल्युबल है ना। लेकिन अगर आप उसको हॉट वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हॉट वाटर में ये आपका फ्रीली सॉल्युबल है, मतलब हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये भी देख लीजिए, कई बार आपको स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाता है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्टिव पेपर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो अभी, तो ये जो केमोनोफोर के ये दो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए हैं, ये एक पर मैग्नेट आयन का, एक डाइक्रोमेट आयन। ये दो स्ट्रक्चर ये वाले, और ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के दो स्ट्रक्चर है, इन चार स्ट्रक्चर में कोई एक स्ट्रक्चर आपसे सब्जेक्टिव पेपर में बनवाया जाएगा, एक नंबर में आ जाएगा। चार स्ट्रक्चर बना बना के रट डालना इनको। ठीक है ना, एक आपको पूछा जाएगा। और ये डाइक्रोमेट में तो बॉन्ड आउंड एंगल भी थोड़ा सा याद कर लेना, इसका ये बॉन्ड एंगल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ये क्रोमेट आयन है तो क्रोमेट आयन टेट्राहाइड्रल होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डाइक्रोमेट आयन आपका ये, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपको इसमें ये जरूर लगेगी सर कि इसमें क्रोमियम 4 ही बॉन्ड बना रहा है, ये कैसे है ना। तो एक्चुअली क्या है कि ये एनसीईआरटी वालों ने की है बदमाशी। यहाँ पे क्या बदमाशी है,
कि यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड वो शो कर दिया है। एक्चुअली वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। वो एक्चुअल इसका सॉरी हाँ, बना ये उसने हाइब्रिड का दे दिया है स्ट्रक्चर। वैसे आप इसका कोई लुईस स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो किसी दो ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज होगा और दो ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होंगे, क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 होती है, मतलब उसकी कोवैलेंसी भी 6 होगी। तो कोई दो क्रोमियम डबल बॉन्ड बना रहे होंगे और कोई दो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी स्टेबलाइज होगा, है ना। वो ये हर तरफ जा रहा होगा लपक झपक करते हुए, ये इधर भी जा रहा होगा। तो जब हाइब्रिड बनाएंगे तो वो हर जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो उसने पार्शियल डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। एक्चुअली वो पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाना चाह रहा होगा, तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो टर्मिनल वाले 3 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड होगा, एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा, और जिसपे सिंगल बॉन्ड होगा उस पे -1 का चार्ज भी शो करना पड़ेगा। ऐसे एक ऑक्सीजन इसमें -1 का चार्ज, बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, परफेक्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। ये बीच में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने बनाया भी हुआ है, ये डाइक्रोमेट आयन का जो लुईस स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पे तीनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जो बीच में ये बॉन्ड है ये परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो K2Cr27 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, लेकिन ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है। मतलब ये बेसिक मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या न्यूट्रल मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट ही नहीं करता है। तो K2Cr2O7 में अगर आपको कभी मीडियम ना भी बोला जाए तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि मीडियम क्या होगा, एसिडिक ही होगा, क्योंकि K2Cr27 केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बोलो भाई, है ना। सर। तो ये एक इसके साथ एक ये बात बहुत कॉमन सी है। अब देखो, अभी हम लोगों ने केमनोफोर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमनोफोर किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है। उसमें काफी रिएक्शन तो कॉमन टाइप की हैं अगर आप देखें। मतलब ऐसा समझो कि जिन कंपाउंड को K2Cr27 कर देता है ऑक्सीडाइज, उनको केमनोफोर भी कर देता है ना। तो कुछ तो कॉमन है, जैसे ऑक्सलेट आयन को बेटा CO2 में कर देगा ऑक्सीडाइज, है ना। ऑक्सलेट आयन को CO2 में का केमनोफोर भी कर देता था ऑक्सीडाइज, है ना। सोडियम स्टेनेट को सोडियम स्टेनाइट में कर देगा, है ना। यहाँ पे SN2+ में बैठा है और SN को 4+ में कर देगा। SN की स्टेबल 4 होती है, टिन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है। नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में। सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट में। ये एक थायोसल्फेट आयन है ना। हाँ, इसमें ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे केमनोफोर थायोसल्फेट आयन को सल्फेट में कन्वर्ट करता था, है ना। लेकिन यहाँ पे K2Cr27 थायोसल्फेट आयन को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट करता है, S4O6 2-। तो ये वाली रिएक्शन केमनोफोर की तरह नहीं है, ये वाली डिफर कर रही है अगर ध्यान से आप देखें। Ki को तो भैया I2 में ही कर रहा था केमनोफोर भी, और फेरस को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर रहा था, तो बाकी तो सारी सेम है। ठीक है। और K2Cr27 जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद किस में जाएगा, वो खुद रिड्यूस होके क्रोमिक आयन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि एसिडिक मीडियम में, ये हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम में क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, 3+, है ना। मैग्नीज से पहले आता है ना, मैग्नीज से पहले अगर टाइटेनियम को छोड़ दिया जाए तो सबकी 3 स्टेबल होती है। तो क्रोमियम की 3 स्टेबल होती है, और क्रोमियम की 3 वैसे भी मीडियम केवल एसिडिक में ही एक्ट कर सकता है वो।
तो ये बोल सकते हैं कि क्रोमियम की एसिडिक मीडियम में स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। हाँ, एक इसमें ये वाली रिएक्शन काफी स्पेसिफिक मानी जाती है कि K2 से R2O7 की रिएक्शन H2O2 के साथ कराएंगे क्या बनेगा। तो इसमें H2O2 तो ऑक्सीडाइज होता है O2 में, लेकिन क्रोमियम का ये कंपाउंड यहाँ पे Cr3 प्लस में नहीं जाता है। वैसे तो देखो इधर वाली जितनी रिएक्शन है इसमें तो सब में वो Cr3 प्लस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो Cr3 प्लस में नहीं जाता है। यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CrO5 में। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है CrO5। इसका बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज होते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपाउंड भी है। CrO5 बटरफ्लाई टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो H2O2 के साथ कराने में H2O2 तो O2 में चला जाता है, H2O2 किस में चला जाता है, O2 में। लेकिन K2Cr2 7 में डाइक्रोमेट आयन किस में जाता है, ये CrO5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात आ रही समझ में, है ना। इसमें देखो K2Cr2 7 इज प्रिफर्ड ओवर Na2Cr2 7 एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। बोलते हैं K2Cr2 7 Na2Cr2 7 के ऊपर प्रिफर्ड किया जाता है एज ए प्राइमरी। ये कई बार रीजनिंग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि बताइए K2Cr2 7 को क्यों प्रिफर किया जाता है NO2Cr2 4 सोडियम क्रोमेट की जगह पोटेशियम क्रोमेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो उसका रीजन ये है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। सोडियम डाइक्रोमेट कैसा नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक। और जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा। सर परमैंगनेट और ये डाइक्रोमेट में सर किसको प्रेफर करेंगे एसिडिक मीडियम में? क्या कह रहे हो, पर मैग्नेट और सर इसी में डाइक्रोमेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट में सर एसिडिक मीडियम में किसको प्रेफर करेंगे ऑक्सीडाइज करने के लिए? इसमें तो दोनों के ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब ये दोनों ही आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो तो केमनो 4 की थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसको लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये उन कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है जिनको ये ना कर पाए शायद, है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही है। वैसे तो दोनों ही बढ़िया है, लेकिन अगर रिलेटिवली पूछ रहे हैं तो केमनो 4 होना चाहिए, ओके सर। है ना। केमनो 4 भी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, तो उसको भी प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ले सकते हैं हम लोग, है ना। ये देखो केमनो 4 के यूज में हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना, ये पॉइंट आया था। ये लास्ट वाला पॉइंट, केमनो 4 इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक्चुअली क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब यूज करते हैं तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ही यूज होता है वो, है। तो केमनो 4 भी यूज कर सकते हैं, बट K2Cr2 7 के रिस्पेक्ट में केमनो 4 ज्यादा बेटर है। अब देखिए K2Cr2 7 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। लेकिन ये केवल एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है। ये केवल किस मीडियम में एक्ट करता है, ये केवल एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है जो ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, अच्छा इसकी रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो इसकी भी जैसे हम लोगों ने केमनो 4 की पढ़ी थी ना प्रिंसिपल रिएक्शन, ऐसे इसकी भी प्रिंसिपल रिएक्शन बनती है कि जैसे केमनो 4 का K2Cr2 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका K2SO4, है ना, पोटेशियम सल्फेट। अब क्रोमियम भी अपना सल्फेट बनाएगा, लेकिन क्रोमियम +3 में बैठा हुआ है। तो क्रोमियम का 3 में सल्फेट अगर आप बनाओगे तो बनेगा आपका Cr2SO4 होल थ्राइस, है ना। क्रोमियम का 3 में सल्फेट ये बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2
SO4 होल थ्राइव, मतलब क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा, और प्लस वाटर बन जाएगा, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। बाकी आप इसको बैलेंस कर लो, देखो जैसे पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना। सल्फेट देखो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, टोटल देखा जाए तो 4 है, तो 4 मैंने ले दिए यहाँ पे 4 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन देखो तो सारे हाइड्रोजन वाटर में ही जा रहे हैं, तो यहाँ भी 4 ही हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। बोलो, समझ में आ रही बात। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्जेलिक एसिड को करेगा ऑक्सीडाइज, है ना, जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड जाएगा CO2 में और प्लस वाटर में, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में जाएगा बेटा, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बन जाएगा, है ना। देखो यहाँ से CO2 बन जाएगा और यहाँ से इतना पार्ट वाटर बना देगा, तो बस अब इसको बैलेंस करना है, तो नेसेंट ऑक्सीजन हमें कैंसिल आउट करना होगा, तो सेकेंड हाफ रिएक्शन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन सेकेंड हाफ रिएक्शन के और 3 फर्स्ट हाफ रिएक्शन के, है ना, ये कैंसिल हो गए। अब जो बच रहा है उसको लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 4 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को H2C2O4 ऐसे भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका, और प्रोडक्ट साइड बन गया K2SO4 प्लस क्रोमिक सल्फेट प्लस 6 मोल CO2 बन जाएगा, और वाटर बन जाएंगे 7 मोल, तो ये आपका बन जाएगा, अब देखो, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें K2Cr2O7 की जो प्रिंसिपल रिएक्शन है वो ये वाली है, और ये जितनी भी रिएक्शन हम लोग ऊपर फ्लो चार्ट में पढ़ रहे हैं ये सारी रिएक्शन हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। पहले प्रिंसिपल रिएक्शन लिख दो KMnO4 की, और जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अब इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है KMnO4 K2Cr2O7 का, तो इसका हीटिंग इफेक्ट देखो, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहीं से देख ली, जो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे K2Cr2O7 है तो पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्रोमिक एनहाइड्राइड बन जाता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है Cr2O3, और प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट इसका जो है वो यहाँ पे देखो लिखा होगा, हाँ, डाइक्रोमेट आयन को हीट करते हैं तो वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होते हैं प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और देखो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रोमेट आयन होते हैं और डाइक्रोमेट आयन होते हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, मतलब भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ये डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बाय अल्टरिंग द पीएच सॉल्यूशन, अगर हम लोग पीएच को थोड़ा सा अल्टर करें, पीएच को चेंज करके ये इक्विलिब्रियम हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं, एल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। एल्कलाइन मीडियम में इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड जाने लगता है तो क्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है तो डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और ये आप कभी मान लो आपको लैब में ये करके देखना हो तो आप बहुत आसानी से करके भी देख सकते हो कि लैब में आपको K2Cr2O7 मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, या बीकर भी ले सकते हैं, है ना, उसमें आप K2Cr2O7 डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे टपका दीजिए डाइल्यूट NaOH की, लैब में NaOH भी होता है, तो आप देखेंगे कि K2Cr2O7 का जो सॉल्यूशन होता है वो तो ऑरेंज होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें NaOH ऐड करेंगे तो वो उसका कलर आपको येलो होता हुआ दिखाई देगा,
मतलब वो येलो हो जाएगा। तो येलो कलर आप समझ जाइएगा कि उसमें क्रोमेट आयन बन चुके हैं एक्सेस में, है ना। मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट। अब वो जो क्रोमेट आयन का जो सॉल्यूशन है येलो कलर का, उसमें आप कुछ बूंदे टपका दीजिएगा एसिड की, जैसे डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो वो येलो कलर फिर से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता दिखेगा आपको, है ना। तो उससे आप समझ सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम, है ना, फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, मतलब वो दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। ये दोनों आयन जो होते हैं ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, है ना। क्लियर है बात। अब इसमें Yes. क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी पता होना चाहिए। हम लोग वैसे पढ़े थे उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एक्चुअली क्लोराइड आयन के सॉल्ट देते हैं, है ना, क्लोराइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट। तो अगर कोई क्लोराइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट है, उसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा, वो भी कंसंट्रेट। तो ऐसा करने पे रेडिस वेपर्स, रेडिस रेड, डीप रेड या डीप ऑरेंज करके भी कई बार लिखा जाता है। तो डीप ऑरेंज वेपर्स लिबरेट होती हैं, वो वेपर होती है क्रोमिल क्लोराइड की, CrO2Cl2 को ही क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। और ये CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसको कंफर्म कैसे करते हैं, तो ये जो वेपर्स हैं, अगर इसको किसी बेस के सॉल्यूशन में जैसे NaOH में डिजोल्व कर दें आप, तो वो डीप रेड वेपर्स येलो कलर का सॉल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पे येलो सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें अगर लेड आयन का कोई सॉल्ट ऐड कर दें, तो वो लेड क्रोमेट बना देते हैं, और लेड क्रोमेट का येलो कलर का PPT आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो ये जाके कंफर्म हो जाता है कि हाँ, वो जो आपका जो सॉल्ट है उसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन, है ना। क्लोराइड आयन का होता है ये टेस्ट। बोलो भाई, समझ में आ रही बात। Yes. ठीक है, ये इसके यूजेस दिए हुए हैं, तो बस एक बार इनको देख लीजिएगा। पहला यूज तो बहुत आसान है, वॉल्यूमेट्रिक रीजेंट में इसको यूज करते हैं हम लोग, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह केमनो K2Cr2 से उनको यूज भी किया जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल क्रोमियम कंपाउंड सच एज क्रोम एलम, है ना। बहुत सारे क्रोमियम के कंपाउंड्स बनाने में भी यूज करते हैं इसको, जैसे क्रोम एलम हो गया, है ना, क्रोम येलो, क्रोम रेड। ये सब एक्चुअली क्रोम येलो, क्रोम रेड, ये डाई होती है। पोटास एलम, एलम तो आप जानते होगे, है ना। उसमें एल्युमिनियम की जगह क्रोमियम बस बैठा दो तो बन जाएगा क्रोम एलम। और बाकी ये सब डाइंग में और टैनिंग वैनिंग में यूज होता है, फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में ऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड के प्रिपरेशन में। एज ए क्लीजिंग एजेंट ऑफ ग्लास वेयर इन फॉर्म ऑफ क्रोमिक एसिड। ये भी ध्यान रखना कि जो ग्लास वेयर मतलब कांच की जो चीजें हैं उनको साफ करने के लिए ये एज ए क्लीजिंग एजेंट भी यूज होता है। ठीक है। जितने भी जैसे चश्मे की दुकानें हैं उनमें आप कभी मतलब कि ग्लास को साफ करने का एक लिक्विड होता है, वो आप अगर खरीदिए तो उसमें क्रोमिक एसिड देखिएगा, उसके कंपोजिशन में क्रोमिक एसिड रहता है। ठीक है। तो ये आपको एक ये नोट दिया हुआ है, क्रोमिक का ये जो ऑक्साइड होता है CrO3, ये कहीं आपको दिख जाए, CrO3 का जो स्ट्रक्चर होता है और बीटा SO3 का स्ट्रक्चर वो सिमिलर होता है। CrO3 एंड बीटा SO3 बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल टू ईच अदर, है ना। जैसे ये आपका बीटा SO3 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ऐसा ही स्ट्रक्चर CrO3 का है। बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि सल्फर को हटा हटा के क्या बैठा दिए गए, क्रोमियम एटम, है ना। तो ये कहीं पर अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि CrO3 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद बीटा SO3, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव डेटा है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में मिल सकता है ऐसे ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसके बाद F लॉक है ना। तो ये आपके कंपाउंड जो है
अच्छा, इसमें कुछ कंपाउंड और भी हैं, जैसे वो वैसे तो मेंस के पेपर में वो आएंगे नहीं, मेंस के पेपर के लिए आप उनको मत ही पढ़िएगा। जैसे ये आपका ब्लू विट्रियोल है, ये सॉरी ग्रीन विट्रियोल हो गया, ठीक है, और आपका ये ब्लू विट्रियोल हो गया, कॉपर सल्फेट डॉट 2H2, ठीक है, ये हो गया। तीसरा ये व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट डॉट 7H2, ये हो गया। और ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, लूनर कास्टिक भी बोलते हैं इसको। तो ये 4 कंपाउंड और हैं ये, बट मेंस के पेपर में नहीं है सिलेबस में। तो एक काम ये भी कर सकते हो कि अभी चाहो तो ये 4 कंपाउंड स्किप कर सकते हो, है ना, कि अभी ये 2 कंपाउंड जो हैं सिलेबस में इनको अच्छे से तैयार कर लो। पता चला कि पढ़ तो लिया लेकिन सब आपका खिचड़ी पक गई उसमें, बहुत सारी रिएक्शनें पढ़ने में पता चला कि जो काम की हैं वो भी नहीं आप याद कर पाए, है ना। तो आप को अगर ऐसा लगे तो अभी मेंस के पेपर के लिए वो 4 कंपाउंड स्किप कर सकते हो। उससे बेटर है कि आप ये एफ ब्लॉक पढ़ लो अच्छे से। एफ ब्लॉक मेंस के पेपर में एफ ब्लॉक के क्वेश्चन का, एफ ब्लॉक है सिलेबस में हम लोग के, मतलब एफ ब्लॉक का एक क्वेश्चन वो दे ही देते हैं मेंस के पेपर में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एक एक क्वेश्चन रख देते हैं, है ना। तो एफ ब्लॉक पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा डिटेल में, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ो, कहोगे तो पढ़ा देंगे, अभी तो टाइम खूब है हम लोग के पास, कोई टाइम की मारामारी नहीं है, ठीक है। सर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, एक मैं तुम लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ,